हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लेक्चर। तो आज के लेक्चर में हमारा टॉपिक रहने वाला है साइकोलॉजी फॉर हेल्थ एंड वेलबींग। ठीक है, ये टॉपिक आपके जून एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो लेक्चर को पूरा देखिएगा। आज हम 4 टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहला हमारा टॉपिक रहेगा कंसेप्ट एंड सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस। यहाँ पे थोड़ा डिटेल से हम स्ट्रेस पढ़ेंगे। फिर हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक में, विच इज सेक्सुअल हेल्थ एंड एक्सप्लेन प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू सेक्सुअल हेल्थ। ठीक है, फिर हम बात करेंगे योगा एज अ टेक्निक ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट। एंड लास्टली वी विल टॉक अबाउट डायबिटीज, कैंसर एंड एड्स एज अ क्रॉनिक इलनेस। ठीक है, वीडियो को आगे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं गाइस, आप हमारे वेबसाइट shop.hindustanknowledge.com पर विजिट कर सकते हैं। ठीक है, आप हमारी वेबसाइट पर यहाँ पर अपना सब्जेक्ट कोड डालेंगे तो आपको आपके सारे गेस्ट पेपर्स अवेलेबल हो जाएंगे। और अगर आप इनको पढ़कर एग्जाम देते हैं तो आपके 90+ स्कोर आराम से आ सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे सारा सिलेबस कवर करके रखा हुआ है। ठीक है, तो आप इनको ज़रूर देखिएगा। और इन केस अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर विच इज़ 9580023321 इस पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट एंड सोर्स ऑफ स्ट्रेस के बारे में। ठीक है, देखिए मीनिंग पे पहले हम बात करते हैं। स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस इज अ फीलिंग ऑफ फिजिकल और मेंटल प्रेशर दैट पीपल एक्सपीरियंस व्हेन दे फेस डिफिकल्ट सिचुएशंस। देखिए होता क्या है, जब भी हम अपनी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस फेस कर रहे होते हैं या फिर कभी हम बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट सिचुएशंस फेस कर रहे होते हैं जो हमारी कैपेसिटी से बहुत ज़्यादा हमें लगती है, तब हम कहीं ना कहीं कुछ टेंशन्स लेने लगते हैं, हम प्रेशराइज्ड फील करते हैं और उसी सिचुएशन को और उसी कंडीशन को हम स्ट्रेस बोलते हैं। इट्स अ प्रेशर, इट्स अ फिजिकल और इट्स अ मेंटल प्रेशर। ठीक है, इट अकर्स व्हेन अ पर्सन फील्स दैट द डिमांड प्लेस्ड ऑन देम्स आर ग्रेटर देन देयर एबिलिटीज। वही चीज़ है हमारी, जब हमें लगता है हमारी कैपेसिटी से, हमारी एबिलिटी से ज़्यादा हम पर प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है, हम पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज या चैलेंजेस दिए जा रहे हैं, तब हम स्ट्रेस लेने लगते हैं। ठीक है, अब देखिए ये सारे जो टॉपिक है, जैसे स्ट्रेस के बारे में आपको लगेगा बहुत इजी टॉपिक है, आप इसके बारे में लिख सकते हैं। बट देखिए ये जो इजी टॉपिक होते हैं इनके बारे में हमें ब्रॉड नॉलेज होती है, हमको स्पेसिफिक नॉलेज नहीं होती है ना। तो इसको इसलिए हमें थोड़ा डिटेल में और स्पेसिफिक चीज़ों के बारे में पढ़ना है, तो इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि स्ट्रेस इज अ नॉर्मल पार्ट ऑफ लाइफ एंड एवरीवन एक्सपीरियंसेस इट। सही बात है कि यार स्ट्रेस तो हर किसी को होता है और हर हर कोई अपनी अपनी लाइफ में अलग अलग तरीके से अलग अलग लेवल का स्ट्रेस फील करते हैं। ठीक है, अभी और हम बात करेंगे कि a small amount of stress can be helpful because it motivates people to work harder. अब देखिए स्ट्रेस अगर आपकी लाइफ से बिल्कुल ही चला जाएगा ना, तो आप बहुत ज़्यादा लेजी हो जाएंगे। ठीक है, आप इनएक्टिव हो जाएंगे, आप अपने कंफर्ट जोन में चले जाएंगे और वहाँ से कभी बाहर नहीं आना चाहेंगे। तो थोड़ा बहुत जो लाइफ में स्ट्रेस होता है वो हमारे लिए हेल्पफुल रहता है, क्योंकि वो हमें एक्टिव बना के रखता है। ठीक है, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। हाउएवर टू मच स्ट्रेस कैन बिकम हार्मफुल। वही चीज़ है, अगर ज़्यादा हो जाता है तो फिर हमको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी फील करनी पड़ती है। ठीक है, हम फिजिकली वीक फील करते हैं, अपने आप को मेंटली वीक फील करते हैं। ठीक है, तो अगर ये बिल्कुल भी नहीं है तो भी प्रॉब्लम है, अगर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो एक बैलेंस होना बहुत ज़रूरी रहता है यहाँ पर। ठीक है, स्ट्रेस कैन बी शॉर्ट टर्म, टेम्पररी और लॉन्ग टर्म। अब शॉर्ट टर्म स्ट्रेसेस में क्या आ सकता है आपका, जैसे आपके जो एग्जाम्स होते हैं। ठीक है, जैसे जब आपके एग्जाम आ रहे हो तब आपको स्ट्रेस फील होता है, जैसे आपके एग्जाम खत्म हो जाते हैं आप स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं। ठीक है, तो ये शॉर्ट टर्म हो गया। लॉन्ग टर्म मतलब ये हो जाता है जैसे आपकी कोई फैमिली प्रॉब्लम चल रही है, फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे हैं, तो ये लॉन्ग टर्म आपको स्ट्रेस क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस की। अब यहाँ पे वही बताया गया है कि जिन चीज़ों की वजह से हमें स्ट्रेस होता है उनको स्ट्रेसर्स बोलते हैं। ठीक है, और बहुत अलग अलग सोर्सेज होते हैं जिनकी वजह से हमारी लाइफ में स्ट्रेस क्रिएट होता है। ठीक है, उन्हीं के बारे में अब हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला है हमारा पर्सनल प्रॉब्लम्स। देखिए इसमें हमारी पर्सनल इश्यूज की वजह से जो हमें स्ट्रेस क्रिएट होता है वो आते हैं, जैसे कि हमारी हेल्थ अगर ख़राब है। ठीक है, इलनेस, सेल्फ कॉन्फिडेंस अगर हमारा वीक है, फेलियर, इमोशनल प्रॉब्लम्स। ठीक है, इनकी वजह से जो भी हमारा स्ट्रेस क्रिएट होता है वो आता है। फिर हम आते हैं फैमिली प्रॉब्लम्स पे। देखिए फैमिली प्रॉब्लम्स भी हमको पता है, जब कन्फ्लिक्ट्स होते हैं हमारी फैमिली में। ठीक है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हमारे घर पे आ जाती है। ठीक है, ज़्यादा हमको लगता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ रही है फैमिली की, डाइवोर्स भी आ जाते हैं, इलनेस भी आ जाती हैं, तो ये सारी प्रॉब्लम्स हमारी फैमिली इशूज़ में आती हैं। फिर हम बात करते हैं वर्क और एकेडमिक प्रेशर की। ये तो हम ज़्यादा एक्सपीरियंस करते हैं भी अपनी लाइफ में। स्टूडेंट को एग्जाम का प्रेशर रहता है। ठीक है, और जो काम कर रहे हैं एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, उनको अपने वर्कलोड की वजह से बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है, जो ऑफिस पॉलिटिक्स होती है इसकी वजह से। ठीक है, फिर बात करते हैं सोशल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स की।
देखिए इसमें हमारा आता है सोशल एक्सपेक्टेशंस, ठीक है, या पीयर प्रेशर। देखिए जब आपके जो ग्रुप होता है, ठीक है, आपके फ्रेंड्स या फैमिली ग्रुप्स होते हैं, उनमें आपको ये लगता है कि आप कहीं ना कहीं पीछे रह रहे हैं उन लोगों से, ठीक है, और वो कंपटीशन में आपसे ज़्यादा आगे निकल रहे हैं, आप उन जैसे नहीं बन पा रहे हैं, उनसे बेहतर नहीं बन पा रहे हैं, तो इसकी वजह से जो आपको स्ट्रेस क्रिएट होता है लाइफ में, उसको हम इसके अंदर काउंट कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं आपकी इन्वायरमेंटल कंडीशंस की। इन्वायरमेंटल कंडीशन में वही चीज़ है, देखिए जब आप घर से बाहर निकलते हैं, आपको एक साफ हवा नहीं मिल रही है, आपको ट्रैफिक में शोर मिल रहा है, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा इरिटेट कर देती हैं, आपको स्ट्रेस्ड आउट कर देती हैं, तो वो इसमें काउंट होगा, ठीक है। फिर हम बात करते हैं मेजर लाइफ चेंजेस की। ठीक है, आपकी लाइफ में चाहे पॉजिटिव मेजर चेंजेस हो चाहे नेगेटिव मेजर चेंजेस हो, सबकी वजह से आपको स्ट्रेस होता है। क्यों? क्योंकि ये कहीं ना कहीं जो हमारे एक स्टेबल लाइफ चल रही होती है ना, और फिर एकदम से मेजर चेंजेस आ गए, ठीक है, हमारी एक स्टेबल लाइफ हो गई और फिर एकदम मेजर चेंज कोई आ गया, उसकी वजह से हमारी लाइफ में डिस्ट्रप्शंस फील होते हैं और हमारा माइंड जो है वो रिएक्ट करता है और हम स्ट्रेस ले लेते हैं उस चीज़ के ऊपर, ठीक है। इवन पॉजिटिव चेंजेस like starting new job or achieving success can sometimes cause stress because they require adjustment। वही चीज़ हमें कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट के लिए एडजस्टमेंट चाहिए होती है और ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर सिचुएशन हमको स्ट्रेस क्रिएट होने लगता है, ठीक है। फिर हम आते हैं कंक्लूजन पे। देखिए तो वही स्ट्रेस के बारे में पता चला कि देखिए स्ट्रेस अगर नहीं भी होगा तो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम होगी कि आप इनएक्टिव हो जाएंगे, आप सीरियस नहीं लेंगे किस सिचुएशन को, ठीक है। अगर आपकी लाइफ में ज़्यादा स्ट्रेस होता है तो फिर आप स्ट्रेस्ड आउट होंगे, आपका मेंटल फिजिकल हेल्थ डेटोरिएट हो जाएगा, ठीक है। तो यही चीज़ है कि एक मॉडरेट अमाउंट ऑफ स्ट्रेस कैन मोटिवेट पीपल। वही चीज़ बताई गई कि आप किस तरीके से मैनेज करोगे। अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट एंड सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस हेल्प इंडिविजुअल रिकग्नाइज स्ट्रेस इन देयर लाइफ एंड मैनेज इट इफेक्टिवली। इसीलिए हम जब इन चीज़ों के बारे में थोड़ा अच्छे से पढ़ते हैं, जानते हैं, तो हम बेटर मैनेज कर पाते हैं, ठीक है। तो यही पूरा था हमारा। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, विच इज डिफाइन सेक्सुअल हेल्थ एंड एक्सप्लेन प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू सेक्सुअल हेल्थ। तो देखिए सेक्सुअल हेल्थ का क्या मतलब होता है। इट इज़ अ स्टेट ऑफ फिजिकल मेंटल इमोशनल एंड सोशल वेल बीइंग रिलेटेड टू सेक्सुअलिटी, ठीक है। देखिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी नहीं बल्कि साइकोलॉजी का भी कॉन्सेप्ट आता है, सोसाइटी और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी कॉन्सेप्ट आ जाता है, ठीक है। तो सेक्सुअल हेल्थ बहुत ज़्यादा इंक्लूसिव टॉपिक है। इट मीन्स दैट अ पर्सन हैज़ अ हेल्दी एंड पॉजिटिव एटीट्यूड्स टुवर्ड देयर बॉडी, रिलेशनशिप्स एंड सेक्सुअल लाइफ। सेक्सुअल हेल्थ इज नॉट ओनली अबाउट द एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फेक्शन। वही मैंने आपको बताया था, इट्स नॉट जस्ट बायोलॉजी बट यहाँ पे साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स भी हैं, यहाँ पे सोशल एस्पेक्ट्स भी हैं, ठीक है। इट ऑल्सो इंक्लूड रिस्पेक्ट, सेफ्टी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अंडरस्टैंडिंग इन सेक्शुअल रिलेशनशिप, ठीक है। गुड सेक्शुअल हेल्थ अलाउज पीपल टू हैव सेफ एंड रिस्पेक्टफुल रिलेशनशिप। तो वही चीज़ है, देखिए पहला तो आपका ये है कि सेक्शुअल हेल्थ के बारे में अगर आपको नॉलेज है तो आप इन डिजीजेस से भी बच सकते हैं। हमने स्कूल में भी पढ़ा होगा कि जो सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती हैं, ठीक है, आप इनके बारे में अगर नॉलेज रखते हैं तो आप इन डिसीज से भी आप बच सकते हैं और साथ ही साथ में आप सेफ और सिक्योर रिलेशनशिप भी डेवलप कर सकते हैं बेस्ड ऑन दैट नॉलेज। इट ऑल्सो मीन्स हैविंग करेक्ट knowledge about the body, reproduction, contraception and protection from sexually transmitted infections, ठीक है। तो यहाँ वही बताया गया है कि अगर हम इन टॉपिक के बारे में नॉलेज रखते हैं, कॉन्ट्रासेप्शन क्या होते हैं, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस क्या होती हैं, ठीक है, और ओवरऑल सेक्सुअल हेल्थ के बारे में अगर हम नॉलेज रखते हैं तो अपनी लाइफ में बेटर डिसीजंस बना पाते हैं, ठीक है। अपनी सेक्सुअलिटी की रिस्पेक्ट और राइट्स के बारे में हम रिस्पेक्ट कर सकते हैं और दूसरों के राइट्स को भी हम रिस्पेक्ट देते हैं फिर, ठीक है। अब हम आते हैं प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू सेक्सुअल हेल्थ। ये क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। तो सबसे पहली प्रॉब्लम है यहाँ पे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, एसटीआईज, ठीक है। ठीक है, these are diseases that spread mainly through sexual contact, ठीक है। अब इनकी एग्जाम्पल याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि HIV, एड्स, गोनोरिया, सिफिलिस, क्लेमेडिया, ये सारी डिजीजेज जो है वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज हैं, ठीक है। दीज इन्फेक्शन कैन कॉज सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम, और ये बहुत ज़्यादा सीरियस हेल्थ इश्यूज होते हैं, इसलिए हमें सेक्सुअल हेल्थ के बारे में नॉलेज लेना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इसमें सिम्टम्स भी आपको दिए रखे हैं, जैसे इंक्लूड पेन, अनयूजुअल डिस्चार्ज, सोर और फीवर। मैनी एसटीआईज कैन बी प्रिवेंटेड बाय सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस एंड रेगुलर हेल्थ चेकअप, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम विच इज अनवांटेड प्रेगनेंसी। देखिए इट हैपन्स व्हेन अ प्रेगनेंसी अकर्स विदाउट प्लानिंग और प्रिपरेशंस, ठीक है। दिस कैन क्रिएट इमोशनल, सोशल, फाइनेंशियल डिफिकल्टीज फॉर इंडिविजुअल और फैमिलीज। ठीक है, वही चीज़ें जब आपको नॉलेज नहीं होगी, प्रॉपर सेक्सुअल हेल्थ के बारे में नॉलेज नहीं रहेगी, कॉन्ट्रासेप्शंस क्या होते हैं, से एसटीआईज क्या होती हैं, इन सब की नॉलेज नहीं रहती है, तो ऐसी प्रॉब्लम जो होती है वो क्रिएट हो जाती है, अनवांटेड प्रेगनेंसी क्रिएट हो जाती है और फिर उसके बाद में एक इमोशनल बर्डन आप पे क्रिएट हो जाता है, सोशल फाइनेंशियल डिफिकल्टीज, बहुत सारी प्रॉब्लम्स फिर आपको फेस करनी पड़ती हैं। लैक ऑफ knowledge about contraceptions protection often leads to such situations, ठीक है। फिर हम आते हैं लैक ऑफ
प्रॉपर नॉलेज, मैनी पीपल डू नॉट रिसीव प्रॉपर एजुकेशन अबाउट सेक्शुअल हेल्थ। वही चीज़ें स्कूल टाइम्स में भी एजुकेशन नहीं दी जाती है, अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे स्कूल्स में सेक्स एजुकेशन नहीं दी जाती हैं, लोग इतने ज़्यादा अवेयर नहीं होते इन बातों के बारे में, इसलिए निगलेक्ट किया जाता है इन सब चीज़ों को। बिकॉज ऑफ दिस दे मे बिलीव मिथ्स और रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, लैक ऑफ knowledge can lead to unsafe practices, fear and confusion about the body and relationships। लोगों को अपनी बॉडी के बारे में पता नहीं रहता है, नॉलेज नहीं हो पाती इन सब चीज़ों के बारे में, और वो कई सारे मिथ्स को फॉलो करने लगते हैं जिनको वो बिलीव करते हैं। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। फिर हम बात करते हैं सेक्शुअल अब्यूज़ एंड वायलेंस। देखिए, इट मीन्स फोर्स्ड सेक्सुअल एक्टिविटीज़, ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम है जिसकी वजह से फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों को हार्म होता है, ठीक है। और विक्टिम्स में सफर ट्रॉमा सफर कर सकते हैं विक्टिम्स, डिप्रेशन आ सकता है, फियर, लॉन्ग टर्म इमोशनल प्रॉब्लम्स। इसी वजह से रिस्पेक्ट, कंसेंट एंड अवेयरनेस अबाउट ऑल दीज प्रॉब्लम्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ताकि इन सिचुएशन से प्रिवेंशन हो सके, ठीक है। अब हम बात करते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड प्रॉब्लम्स की। सम पीपल फेस रिप्रोडक्टिव हेल्थ इश्यूज, जैसे कि इनफर्टिलिटी, जो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंसेस आ जाते हैं बॉडी के अंदर, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में इश्यूज आ जाते हैं, ठीक है। और इसकी वजह से क्या होता है, जो चिल्ड्रन बियरिंग कैपेसिटी होती है वो हमारी खत्म हो जाती है और मेडिकल ट्रीटमेंट की यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। सेक्शुअल हेल्थ इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ओवरऑल हेल्थ एंड वेलबींग, ठीक है। प्रॉपर एजुकेशन, सेफ बिहेवियर, रिस्पेक्ट, एक्सेस टू हेल्थ केयर, इन सब चीज़ों के कारण क्या हो सकता है, प्रिवेंशन हो सकता है हमारी जो सेक्सुअल हेल्थ प्रॉब्लम्स है उनका, ठीक है। अब हम आते हैं क्या, अवेयरनेस एंड रिस्पॉन्सिबल डिसीजन आर एसेंशियल। क्यों, देखिए, अवेयरनेस जब आपको होगी सेक्सुअल हेल्थ के बारे में, तब आप अपनी लाइफ में आगे उससे रिलेटेड रिस्पॉन्सिबल डिसीजन भी ले सकते हैं, ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, विच इज एक्सप्लेन योगा एज अ टेक्निक ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट। देखिए, जो स्ट्रेस है वो आज के टाइम में बहुत ही ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम बन चुका है, ठीक है। हर किसी को आजकल स्ट्रेस है, ठीक है। छोटे जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं उनको भी स्ट्रेस हो जाता है, जो ऑफिस में काम कर रहे हैं उनको भी स्ट्रेस है, ठीक है। तो इतना ज़्यादा स्ट्रेस जब है तो इसको मैनेज करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम चीज़ों को जाने कि हम किस तरीके से इसको मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या था, योगा। योगा इज अ नेचुरल एंड इफेक्टिव वे टू मैनेज स्ट्रेस, ठीक है। इट हेल्प्स इन रिलैक्सिंग द माइंड एंड कीपिंग द बॉडी हेल्दी। यहाँ पे हमारा माइंड जो है, मेंटल हेल्थ भी हमारी अच्छी रहती है, फिजिकल हेल्थ भी हमारी अच्छी रहती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे पढ़ते हैं मीनिंग ऑफ योगा। देखिए, जो योगा वर्ड है वो हमारा संस्कृत वर्ड से आता है, विच इज युज सॉरी, ठीक है, जिसका क्या मतलब होता है, ज्वाइन या मिलना या यूनाइट होना, ठीक है। योगा इज अ प्रैक्टिस ऑफ कनेक्टिंग बॉडी, माइंड एंड सोल, ठीक है। यहाँ पे बॉडी, माइंड और सोल का यहाँ पे कनेक्शन होता है, ठीक है। और इसी वजह से देखिए, फिजिकल एक्सरसाइज तो होती है, ठीक है, फिजिकल जो हमारी हेल्थ है वो फिजिकल एक्सरसाइजेज अच्छी होती है, साथ ही साथ में यहाँ पे ब्रीदिंग टेक्निक्स भी होती हैं, ठीक है, मेडिटेशन भी होती है हमारी मेंटल हेल्थ के लिए, ठीक है। दीज प्रैक्टिसेस हेल्प इन क्रिएटिंग बैलेंस एंड पीस विद इन द बॉडी एंड माइंड। तो बॉडी और माइंड दोनों पर फोकस होता है कि इन दोनों को रिलैक्स मिले, ठीक है। अब हम बात करते हैं हाउ योगा हेल्प्स इन स्ट्रेस मैनेजमेंट, किस तरीके से हेल्प होती है यहाँ पे। पहला हमारा है रिलैक्स द, देखिए, जब हम योगा की बात करते हैं ना, ठीक है, तो यहाँ पे ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज होती हैं, मेडिटेशन भी होती है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों की वजह से क्या होता है, डायरेक्ट जो हमारा माइंड है ना वो काम डाउन हो जाता है, ठीक है। आप कभी ट्राई करना, या आपने किया होगा, तो जब आप मेडिटेशन करते हैं तो आप कुछ टाइम तक तो आपको लगता है बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होता है, बट जब आप उसको रेगुलरली करना स्टार्ट करते हैं ना, तो आपका माइंड जो होता है वो ऑटोमेटिकली एक रिलैक्स मोड में चला जाता है, ठीक है। तो वही यहाँ पे बताया गया है कि मेडिटेशन एंड डीप ब्रीदिंग हेल्प्स द माइंड बिकम पीसफुल एंड स्टेबल, ठीक है, जब हम योगा को प्रैक्टिस करते हैं। फिर हम आते हैं रिड्यूसेस द फिजिकल टेंशन। स्ट्रेस ऑफन कॉजेस मसल टेंशन। आपने अपनी मसल्स में टेंशन देखा होगा कि टेंशन इन सेंस, देखिए, जब आपकी मसल्स होती है ना, जब आप मूवमेंट नहीं करते अपनी बॉडी को ज़्यादा, तो आपकी मसल में टेंशन क्रिएट होती है। तो जब आप जो फ्लेक्सिबल एक्सरसाइजेस करते हैं, स्ट्रेचेस करते हैं ना, उसकी वजह से आपकी जो मसल्स होती है वो रिलैक्स होती हैं। तो योगा में क्या होता है, योगा में फिजिकल एक्सरसाइजेस भी तो होती हैं, तो ये फिजिकल एक्सरसाइज करने से आपकी जो मस्कुलर टेंशन होती हैं वो यहाँ पर रिलैक्स होती है, वो यहाँ पर रिलीज होती है, ठीक है। अब हम आते हैं रेगुलर प्रैक्टिस improve flexibility and reduces stiffness, making the body feel lighter and more relaxed, ठीक है। तो फिजिकल यहाँ पे टेंशन भी कम होती है और मेंटल टेंशन भी कम होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इम्प्रूव्स ब्रीदिंग। देखिए, योगा में ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस को प्राणायाम्स बोलते हैं, ठीक है, प्राणायाम, ठीक है। अब इससे क्या होता है, हेल्प कंट्रोल ब्रीदिंग पैटर्न्स, ठीक है। जब हम मेडिटेशन करते हैं तो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज होती हैं कुछ, तो उनकी वजह से क्या होता है, जो हमारी ब्रीदिंग होती है वो एक पैटर्न वे में होती है, मतलब हम अच्छे से ब्रीथ करते हैं, डीप ब्रीदिंग करते हैं, जिसकी वजह से जो ऑक्सीजन सप्लाई होती है वो हमारी ब्रेन, बॉडी, ऑर्गन्स तक पहुंचती है,
ठीक है, और इसकी वजह से क्या होता है, हमारा स्ट्रेस लेवल डिक्रीज हो जाता है। इम्प्रूव कंसंट्रेशन, योगा इम्प्रूव्स मेंटल क्लैरिटी एंड कंसंट्रेशन। देखिए जब आप स्टार्टिंग में योगा करते हैं या फिर मेडिटेशन की होगी आपने कभी, तो आप देखते होंगे कि आपका माइंड जो होता है बहुत टाइम के लिए एक जगह फोकस हो ही नहीं पाता है, कंसंट्रेशन आपका बन ही नहीं पाता है। ठीक है, तो जब आप डेली प्रैक्टिस करते हैं इन सब चीज़ों की, मेडिटेट करने की प्रैक्टिस करते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं, तो आपका जो कंसंट्रेशन है वो भी ऑटोमेटिकली आपका अच्छा होने लगता है। व्हेन द माइंड बिकम्स काम, it becomes easier to focus on studies, work and daily activities. This help people handle stressful situation more effectively. ठीक है, और ये कारण है कि हम स्ट्रेसफुल सिचुएशंस को भी इजीली हैंडल कर सकते हैं। प्रमोट्स इमोशनल बैलेंस। देखिए जब हम योगा या मेडिटेशन कर रहे होते हैं ना, तो हमारे ब्रेन में जो स्ट्रेस होता है वो कम होता है। ठीक है, इसकी वजह से जो हमारी पॉजिटिव थिंकिंग होती है ना, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होने लगती है जब हम इसको डेली बेस पे प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, तो हमारी कहीं ना कहीं एक इमोशनल स्टेबिलिटी यहाँ पर आ जाती है। ठीक है, तो वही चीज़ बताया गया कि जो हमारे इमोशंस हैं, जैसे कि एंगर है, फियर है, फ्रस्ट्रेशंस हैं, ठीक है, इन सबको कंट्रोल करने के लिए योगा जो है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। दिस हेल्प्स अ पर्सन रिमेन काम इवन ड्यूरिंग डिफिकल्ट सिचुएशंस। ठीक है, फिर हम बात करते हैं सिंपल योगा प्रैक्टिसेस फॉर स्ट्रेस रिलीफ। अब योगा प्रैक्टिसेस के बारे में बात कर लेते हैं कि जिसकी वजह से स्ट्रेस जो होता है वो कम हो जाता है। ठीक है, तो जैसे आसनास की बात करते हैं, तो आसनास मतलब कि जो फिजिकल एक्सरसाइजेस होती हैं, जैसे कि ताड़ासन है, भुजंगासन है, शवासन है, इसकी वजह से जो हमारी बॉडी होती है ना वो रिलैक्स होती है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं प्राणायाम की, जिसमें अनुलोम विलोम, ठीक है, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज आती हैं, जिससे हमारी जो ऑक्सीजन होता है वो बॉडी ब्रेन सब तक पहुंचता है, ऑर्गन्स तक पहुंचता है, और हमारा जो माइंड है, ब्रेन है, वो काम डाउन होता है। ठीक है, एंड फिर आते हैं मेडिटेशन पे। सिटिंग क्वाइटली एंड फोकसिंग ऑन ब्रीदिंग हेल्प रिड्यूस मेंटल टेंशन। जो हमारे माइंड में एंग्जाइटी होती है, कियोस होता है, हम बहुत ज़्यादा हर चीज़ को ओवर थिंक कर रहे होते हैं, इससे क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमारी ठीक होने लगती हैं। फिर हम बात करते हैं बेनिफिट ऑफ योगा फॉर स्ट्रेस मैनेजमेंट। तो बेनिफिट्स हमारे वही हैं, देखिए एंग्जाइटी, टेंशन ये कम होती है ठीक है, और स्लीप है ये हमारी ठीक होती है। जब हम कम एंग्जाइटी करेंगे, टेंशन कम करेंगे, ओवर थिंकिंग कम करेंगे सोते टाइम पे, तो हमारी जो स्लीपिंग शेड्यूल है वो भी अच्छा होता है। पॉजिटिविटी एंड एनर्जी हमारी बॉडी में आ जाती है। ठीक है, स्ट्रेंथन्स द इम्यून सिस्टम। ठीक है, जब हम जैसे आसन करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट आसन करते हैं, ठीक है, और ब्रीदिंग एक्सरसाइज जब हमारी होती है, तो हमारी बॉडी में ऑर्गन्स में ऑक्सीजन पहुंचता है, और जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है वो स्ट्रेंथन होने लगता है, स्ट्रांग हो जाता है। ठीक है, इम्प्रूव्स ओवरऑल मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ। प्रॉपर जो वही है कि फिजिकल हेल्थ भी आपकी ठीक होती है और मेंटल हेल्थ भी आपकी ठीक हो रही होती है। तो अब बात कर लेते हैं हम लोग कंक्लूजन की। तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि योगा किस तरीके से हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है हमारे स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए, क्योंकि ये नेचुरल और सिंपल मेथड है। ठीक है, हमारी फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों को ही ये पॉजिटिवली इंप्रूव करता है। ठीक है, और यही चीज़ है कि अ पर्सन कैन रिमेन काम, फोकस्ड एंड हेल्दी। अगर हम योगा को प्रैक्टिस करते हैं तो हम हेल्दी लाइफ अपनी जी सकते हैं। ठीक है, तो अब हमारा ये टॉपिक आता है लास्टली, एक्सप्लेन डायबिटीज, कैंसर एंड एड्स एज क्रॉनिक इलनेस। ठीक है, देखिए क्रॉनिक इलनेस क्या होता है, कहीं पर भी आपको क्रॉनिक लिखा हुआ नजर आ जाए तो इसका मतलब होता है लॉन्ग टर्म या लंबे समय के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ क्रॉनिक इलनेस मतलब कि ये जो लंबे टाइम तक चलने वाली बीमारियां होती हैं वो। ठीक है, जो कि दे स्टे फॉर मेनी मंथ्स और ईयर्स। ठीक है, दे यूजुअली डेवलप स्लोली एंड मे रिक्वायर लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट। फिर ये डेवलप तो स्लोली होती हैं बट काफ़ी लंबे टाइम तक ये रह जाती हैं। 3 इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल होते हैं हमारे, जैसे कि डायबिटीज मेलाइटिस है, कैंसर है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम है। ठीक है, these diseases affect the body in different way but all require continuous care and medication। ठीक है, अब आते हैं डायबिटीज पे। फर्स्ट हमारी डायबिटीज। देखिए डायबिटीज में आपको नॉर्मल लैंग्वेज में समझा देती हूँ। देखिए जब आपकी बॉडी में जो ब्लड है, ठीक है, ब्लड के अंदर जब शुगर का कंटेंट जो होता है वो नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, अब ये ज़्यादा क्यों हो जाता है, ये ज़्यादा इसलिए हो जाता है कि जब आप फूड का इंटेक करते हो, ठीक है, जब आप कुछ भी खाना खा रहे हो तो आपकी बॉडी में शुगर जा रहा होता है। ठीक है, आपकी बॉडी में ग्लूकोज जाता है। ठीक है, अब क्या होता है, ये आपकी बॉडी में शुगर और ग्लूकोज गया। ठीक है, अब हमारी जो पैनक्रियाज होती है ना, ये एक हार्मोन रिलीज करती है जिसको हम कहते हैं इंसुलिन। अभी इंसुलिन जो हार्मोन है ना हमारा, इसका काम होता है कि ये जो शुगर और ग्लूकोज है ना, इसको बॉडी के अलग अलग सेल में पहुंचाना। ठीक है, ताकि इससे एनर्जी जनरेट की जा सके। बट जब डायबिटीज होती है ना, डायबिटीज में क्या प्रॉब्लम होती है कि जो ये इंसुलिन होता है ना, इसमें इशू आ जाता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे फिर डायबिटीज टाइप 1 होता है, टाइप 2 होता है, कि मतलब किसी भी रीजन की वजह से इंसुलिन जो होता है ना वो यहाँ पे अपना काम बंद कर देता है। तो क्या होता है फिर,
कि ये जो शुगर और ग्लूकोज है ना, ये सेल तक जा ही नहीं पाते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस नहीं हो पाती, और जो शुगर और ग्लूकोज है ये ब्लड के अंदर ही रहते हैं और अपना जो कंटेंट है, अमाउंट जो है वो बढ़ाते रहते हैं, और इसकी वजह से क्या होती है, हमारी डायबिटीज हो जाती है। ठीक है, ये मैंने आपको ब्रॉडली समझा दिया। देखिए वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि डायबिटीज इज अ लॉन्ग टर्म डिजीज दैट अकर व्हेन बॉडी कैन नॉट प्रॉपरली कंट्रोल द लेवल ऑफ शुगर। वही कि लेवल ऑफ शुगर कंट्रोल नहीं कर पाती है। हार्मोन इंसुलिन हेल्प मूव ग्लूकोज फ्रॉम ब्लड into the body's cell for energy. In people with diabetes mellitus, the body either does not produce enough insulin or cannot use insulin effectively. ठीक है, अब ये जो फर्स्ट केस होता है ना, इसको बोलते हैं टाइप 1 डायबिटीज, और दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं टाइप 2। ठीक है, देर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ डायबिटीज, टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 डायबिटीज के बारे में पढ़ लेते हैं। अभी देखिए मैं आपको फिर से ब्रॉडली बता देती हूँ। देखिए जो टाइप 1 डायबिटीज होती है ना, इसमें होता ये है कि जो हमारा इंसुलिन है, जो पैनक्रियाज बनाती हैं इंसुलिन हार्मोन, यही प्रोड्यूस नहीं हो रहा होता है। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है? होता यूं है क्योंकि जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है ना, इम्यून सिस्टम उन पैनक्रियाटिक सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है जो इंसुलिन बना रही होती हैं। ठीक है, तो जब वो सेल्स ही डिस्ट्रॉय हो गई हैं तो इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होता है। अब इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होगा तो फिर ब्लड शुगर, जो शुगर है, ठीक है, और जो ग्लूकोज है वो ब्लड में एक्यूमुलेट हो जाएगा, और इसी को डायबिटीज बोलते हैं। ये टाइप 1 डायबिटीज इसको बोलते हैं, जब इंसुलिन ही ना हो। ठीक है, अब जो टाइप 2 होता है ना डायबिटीज, इसमें होता ही है कि जो हमारी बॉडी है, पेनक्रियाज है, वो इंसुलिन तो प्रोड्यूस कर रही है, बट जो हमारी सेल्स हैं, बॉडी की सेल्स हैं, वो इस इंसुलिन को ले नहीं पा रही, रिजेक्ट कर दे रही है। ठीक है, ये एक्सेप्ट नहीं कर रही है उसको, और या तो हम कह सकते हैं उसका प्रॉपर यूज नहीं कर पा रही है। तो इस केस में हमारा जो डायबिटीज होता है उसको टाइप 2 डायबिटीज बोलते हैं। ठीक है, वही चीज यहाँ पे लिखी है कि देखिए टाइप 1 जो डायबिटीज होती है वो इट अकर्स व्हेन बॉडी स्टॉप प्रोड्यूसिंग इंसुलिन, इंसुलिन नहीं बनता। और टाइप 2 में क्या होता है कि व्हेन द बॉडी बिकम्स रेजिस्टेंट टू इंसुलिन और डज नॉट मेक इनफ ऑफ इट। ठीक है, वही मैंने आपको जो बताया। अब क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, कॉमन सिम्टम्स पे आते हैं। कॉमन सिम्टम्स, frequent urination, excessive thirst, tiredness, blurred vision, slow healing of wounds. ठीक है, डायबिटीज इज कंसिडर अ chronic illness because it usually lasts for a lifetime and needs continuous management through medicine, इंसुलिन इंजेक्शन हम टाइप 1 में लगाते हैं। ठीक है, जब इंसुलिन इंसुलिन की प्रोडक्शन ही नहीं होती है। हेल्दी डाइट एंड रेगुलर एक्सरसाइज, इन सब की वजह से क्या होता है, हम इसको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मैनेज कर सकते हैं, और कभी कभी ये तो वैसे लाइफ टाइम तक चलता ही है। ठीक है, and if not controlled it can lead to serious complications such as heart diseases, kidney damage or even eye problem। ठीक है, ये सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं फिर बाद में। अब हम बात करेंगे कैंसर की। देखिए कैंसर जो होता है ना, इसमें क्या होता है कि देखिए इट्स अ क्रॉनिक डिजीज इन विच सम बॉडी सेल्स ग्रो अनकंट्रोलेबली। होता ही है कि जो नॉर्मल साइकिल जो होती है, जो सेल्स होती है उनकी ये होती है कि देखिए सेल बनती है, ठीक है, फिर मैच्योर होती है, ठीक है, अपना काम करती है, ठीक है, उसके बाद में ये डाई आउट हो जाती है। ठीक है, लेकिन कैंसर में क्या होता है कि जो सेल होती है वो मरती नहीं है, इवन मल्टीप्लाई करना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, और इसकी वजह से क्या होता है ना कि जो एरिया होता है जहाँ पे कैंसर डेवलप होता है, वहाँ पे एक ट्यूमर क्रिएट हो जाता है। ठीक है, और यही इसी को हम कैंसर बोलते हैं। अब ये अलग अलग बॉडी पार्ट में हमारा बन सकता है। ठीक है, अब हो सकता है ये हमारे, देखिए यहाँ पे लंग्स में भी बन सकता है, ब्रेस्ट में भी बन सकता है, ब्लड, स्किन, स्टमक, ये सारे कैंसर्स हमारे क्रिएट हो सकते हैं। देखिए अभी बात कर लेते हैं कॉजेज ऑफ कैंसर्स की। देखिए कैंसर किस वजह से होता है, देखिए जेनेटिक फैक्टर हो सकते हैं। ठीक है, और स्मोकिंग की वजह से भी चांसेस, अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो कैंसर के चांसेस हो जाते हैं। हार्मफुल केमिकल से अगर आपका एक्सपोजर है, रेडिएशन, अनहेल्दी लाइफस्टाइल और इवन इन्फेक्शन भी। ठीक है, अब सिम्टम्स क्या रहते हैं? सिम्टम्स हमारे वही है, देखिए अनयूजुअल लंप, बॉडी में जो लंप्स क्रिएट हो जाते हैं ना, वो अनएक्सपेक्टेड वेट लॉस, लॉन्ग लास्टिंग कफ, अनयूजुअल ब्लीडिंग्स और परसिस्टेंट फटीग। ठीक है, इन सब की वजह, ये जो हमारे कॉमन सिम्टम्स हैं कैंसर होने के। अब इसका ट्रीटमेंट क्या होता है? देखिए ट्रीटमेंट के लिए बहुत सारे मेथड्स होते हैं, जैसे कि सर्जरी होती है, कीमोथेरेपी होती है, रेडिएशन थेरेपी होती है, टारगेटेड थेरेपी होती है। इन सबका पर्पस यही होता है कि जो हमारा जो कैंसरस सेल होती है ना, जो उनको बर्न करना, उनको डिस्ट्रॉय करना। ठीक है, अब होता क्या, जो कैंसर सेल होती है उनके साथ साथ जो हमारी नॉर्मल सेल है वो भी होती है। ठीक है, तो बेचारी वो भी हमारी क्या हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जैसे कीमोथेरेपी जैसी थेरेपी होती है, इनमें क्या होता है, जो हमारे जैसे देखते हैं आप पेशेंट्स होते हैं उनके हेयर लॉस हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा उनकी वीकनेस आ जाती है, क्योंकि उनकी जो अच्छी खासी सेल होती है ना वो भी कभी कभी बर्न आउट हो जाती हैं जब हम इन टारगेटेड
कैंसरस सेल होती है, इनको हम खत्म करने की ट्राई करते हैं। तो ठीक है, तो अब चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, कैंसर इज अ क्रॉनिक इलनेस बिकॉज इज ऑफन डेवलप स्लोली एंड मे रिक्वायर लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट। वही चीज़ देखिए, कैंसर का ट्रीटमेंट बहुत लंबे समय तक चलता है। ठीक है, कुछ लोग जो हैं वो बहुत सालों तक इस कैंसर से जूझते रहते हैं। ठीक है, और उनको लाइफ टाइम मेडिकेशंस भी लेनी पड़ती हैं। अब देखते हैं लास्ट में, विच इज एड्स। देखिए, इसका फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, ये एक डिजीज होती है, जो एड्स है वो एक डिजीज होती है, और जिस वायरस की वजह से ये डिजीज होती है इसको बोलते हैं HIV, यानी कि ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। अब ये वायरस क्या करता है? ये वायरस जो होता है ये हमारे जो इम्यून सेल्स होता है ना, इनको जाके अटैक करता है। ठीक है, ये इम्यून सेल्स को अटैक करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है ना, वो वीक हो जाता है। अब इम्यून सिस्टम तो आपको पता होगा, इम्यून सिस्टम का काम ही होता है जो बाकी जो बैक्टीरिया वायरसेस होते हैं, ठीक है, इन सब से हमारी प्रोटेक्शन करना। ठीक है, अब जब ये इम्यून सिस्टम ही हमारा वीक हो जाएगा तो जो बाकी के जो बैक्टीरिया वायरसेस होते हैं, ठीक है, इनसे भी हमारी प्रोटेक्शन नहीं हो पाएगी। तो यानी कि बहुत ज़्यादा अटैक हो जाएगा हमारी बॉडी पे इकट्ठा, तो फिर वो बॉडी सर्वाइव नहीं कर पाती है। देखिए, वही लिखा हुआ है कि दिस वायरस अटैक्स द बॉडीज इम्यून सिस्टम। ठीक है, जो कि प्रोटेक्ट करता है हमें, उसको ही अटैक करता है। एंड ओवर टाइम HIV वीकेंस द इम्यून सिस्टम, मेकिंग द बॉडी मोर वल्नरेबल टू सीरियस इन्फेक्शंस। अब इसके स्प्रेड के बारे में देखते हैं। HIV स्प्रेड्स मेनली थ्रू अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, शेयरिंग इन्फेक्टेड नीडल्स। मान के चलिए किसी HIV पेशेंट को जो नीडल यूज की गई हो वो किसी हेल्दी पेशेंट में लगा दी जाए, हेल्दी ह्यूमन में लगा दी जाए, तब यहाँ पर ये जो HIV वायरस होता है ये ट्रांसफर हो जाता है। कंटेमिनेटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ब्लड कैसे भी करके अगर ट्रांसफ्यूज हो जाता है, और फ्रॉम एन इन्फेक्टेड मदर टू हर बेबी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग। तो यानी इन्फेक्टेड मदर से जो बेबी होता है उस पर भी ट्रांसफर हो जाता है। अब सिम्टम्स पे देखते हैं। वेट लॉस, फ्रिक्वेंट इन्फेक्शन, फीवर, नाइट स्वेट एंड वीकनेस, ये सारे सिम्टम्स हैं। ठीक है, अब क्योर की बात करें तो कोई कंप्लीट क्योर तो नहीं है एड्स का, लेकिन मेडिसिन जैसे कि एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, ARTs को बोलते हैं, हेल्प कंट्रोल द वायरस एंड अलाउ पीपल टू लिव लॉन्गर हेल्थियर लाइव्स। ठीक है, ये थोड़ा बहुत कंट्रोल करके रखता है। फिर अब बात कर लेते हैं कि एड्स इज कंसीडर एज क्रॉनिक इलनेस because it lasts throughout a person's life and require lifelong treatment and regular medical care, जो हमने बाकी दो में भी पढ़ा था। कंक्लूजन यही निकलता है, देखिए, डायबिटीज, कैंसर, एड्स, ये बहुत सीरियस क्रॉनिक इलनेस है जिससे बहुत ज़्यादा लोग इम्पैक्ट होते हैं वर्ल्ड वाइड। ठीक है, अब ये होती तो बहुत स्लो है, पर ये लाइफ टाइम के लिए और बहुत लंबे समय तक के लिए इंसान के साथ रह जाती हैं। ठीक है, तो प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट, हेल्दी लाइफस्टाइल हैबिट एंड अर्ली डायग्नोसिस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जिससे क्या होगा कि हेल्प पीपल मैनेज देयर डिजीज एंड इम्प्रूव देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये टॉपिक भी कवर कर लिया है। ओके गाइस, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर करिएगा वीडियो को। ठीक है, और आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में उस ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, तो उसको ध्यान से ज्वाइन कर लेना, क्योंकि क्लासेस की सारी अपडेट जो हैं वो आपको वहीं पे मिलेंगी। ठीक है, ओके गाइस, थैंक यू।